वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल में आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू का जो ये सीरीज है, इसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम 1000 क्वेश्चन कवर अप करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और आप फोकस नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हर एक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। कोशिश ये करना है जब ये पढ़ने बैठे तो पूरा 100 के 100 क्वेश्चन आप पढ़ें, उसके बाद ब्रेक ले, बीच में ब्रेक ना ले, ताकि फोकस बना रहे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 से रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया है, उनके बाद जो इन सारे क्वेश्चंस को आपके लिए फ्रेम किया। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिलेगा। और ये जो 10 के 10 वीडियो है एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये पार्ट 5 है, ये ध्यान रखना। यहां से हम फिजिक्स के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप कर रहे होंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हमने लाइफ साइंस के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर सारे वीडियोस को देख लें। बेस्ट क्वेश्चन हमने कवर अप किया है। एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने मिलेगा। एक चीज ध्यान जरूर रखना कि बहुत ज्यादा आपने टाइम दिया है इसके लिए, तो यहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहां से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, वो है रेलवे में नौकरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हम अपलोड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। द ऑयल इन वीक ऑफ ए लैम्प राइजेस ड्यू टू, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, कैपिलरिटी। ये कैपिलरिटी की वजह से जो है ये पॉसिबल होता है। अगर कैपिलरी एक्शन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी इन ए नैरो ट्यूब और पोरस मटेरियल। ये इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो वीक होता है लैम्प का, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो है कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो है ऑयल जो है ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जाके ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे जो है ऊपर तक ये ऑयल जो है ये पहुंचाता है, जिसके बाद जो है लैम्प जलता है। तो किसके वजह से पॉसिबल है? तो ये जो है कैपिलरी एक्शन या फिर कह सकते हैं कैपिलरिटी की वजह से ये पॉसिबल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ऑकर व्हेन लाइट पासेस थ्रू, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, डेंसर टू रेयर मीडियम। हरदम ये ध्यान रखना, लाइट जब डेंसर टू रेयर मीडियम पास होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये पॉसिबल है। ये क्वेश्चन काफी बार बना है, रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ। इवन रेलवे के एग्जाम अगर हम छोड़ भी दें तो इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। When a body is in free fall under gravity, its apparent weight will be, तो इसका सही जवाब है ये है 0। इसका apparent weight बेसिकली 0 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स यहाँ पे एक्ट करते हैं। एक है नीचे की ओर जो है ग्रेविटेशन फोर्स, ये सभी को पता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में और एक फोर्स काम करता है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर एक लिफ्ट है, ये टूट गया है, नीचे की ओर गिर रहा है, इसके अंदर जो पर्सन है ये वेटलेसनेस फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिफ्ट है ये एयर में प्रेजेंट है। भले ही ग्रेविटेशन फोर्स नीचे का और काम कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इसके अगेंस्ट में जो है ये काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से इसे वेटलेसनेस फील होता है। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट होता है ये होता है 0। When water goes from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट विल, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, इट विल एक्सपेंड। ये जो है एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, ये सभी को पता है। तो मूविंग फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट विल एक्सपेंड व्हिच इज अनयूजुअल टू लिक्विड। तो ये अनयूजुअल है लेकिन ये होता है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से ये अनयूजुअल है, इसी वजह से इसे एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कहा जाता है, या फिर एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो है ये कहा जाता है। इन एंडोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज यूज, तो एंडोस्कोपी में कौन सा फेनोमेना यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है फेनोमेना यहाँ पे यूज होता है। एंडोस्कोपी में बेसिकली क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, किस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है। तो एंडोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो है बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली इमेज ट्रांसमिट करता है जो हॉलो ऑर्गन से। मान लीजिए स्टमक में अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या करता है, एंडोस्कोपी के थ्रू जो है स्टमक के जो इंटरनल जो यहाँ पे पार्ट्स हैं उनको जो है एनालिसिस करता है। तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है, जिसके वजह से जो है ये इमेज जो है इंटरनल जो इमेज है हॉलो ऑर्गन का, इसे जो है इमिट कर पाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 0.1 नैनोमीटर ये होता है। कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद अगर मीटर में दे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना 10⁻⁻10 मीटर ये होता है। तो ये भी आप बिल्कुल नोट डाउन कर ले, क्योंकि मीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसके थ्रू भी अगर क्वेश्चन ऐसे भी ऑप्शन में अगर प्रेजेंट रहे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, 0.1 नैनोमीटर है तो ऑब्वियसली आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो 10 टू द पावर -10 मीटर ये जो है इसका सही जवाब होगा अगर मीटर में दिया गया है। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई जो है,
फोकल लेंथ ऑफ आई जो है इसे चेंज बेसिकली कौन कर पाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो है ये फोकल लेंथ जो हमारा लेंस प्रेजेंट है आई में उसका जो है फोकल लेंथ को बढ़ाता और कम करता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आई के कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। आई के जो दोनों कॉर्नर में जो है ये सिलेरी मसल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर इंडिकेट्स। तो अगर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है ये इंडिकेट करता है। तो अगर हम मान ले पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है तो ये इंडिकेट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर होगा तो ये इंडिकेट क्या करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है इसमें फॉर्म होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये नोट डाउन बिल्कुल कर लें। वाइस वर्सा भी आपको नोट डाउन करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पे साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर एंड फोकल लेंथ जो है ये क्या होता है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पावर नेगेटिव होता है या फिर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये ध्यान रखना, पावर ऑफ लेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो अगर पावर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन कॉन्केव लेंस में ये याद रखना दोनों नेगेटिव होता है, पावर भी नेगेटिव होता है और साथ में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें तो पावर भी पॉजिटिव में होता है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में होता है। लेकिन कॉन्केव लेंस में अगर हम देखें तो पावर नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड्स टू। तो अगर आई का जो लेंस है इसमें अगर एक्सेसिव कर्वेचर प्रेजेंट हो, एक्सेसिव कर्वेचर इसमें जो है किसी डिफॉल्ट की वजह से अगर फॉर्म कर रहा हो तो इसके वजह से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ये है मायोपिया। इसके वजह से जो है मायोपिया होता है, इसे नियर साइटनेस जो है इसे कहा जाता है। व्हिच अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ्स आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके द्वारा ये कहा गया था। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे विंटर्स में जो हम विंटर क्लॉथ्स पहनते हैं ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी से जो है चार्ज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसके बाद जब हम इन विंटर क्लॉथ्स को उतार रहे होते हैं तो ये हमारे जो है बॉडी हेयर्स को जो है ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा जो है स्पार्क क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये जो है क्रैकिंग साउंड भी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा था कि लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ्स आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना, क्योंकि ये जो है चार्ज एक्यूमुलेट जो है करते हैं जिसके बाद ये स्पार्क जो है क्रिएट करते हैं। Which of the following is not an example of heating effect of current? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसका सही आंसर नहीं पता होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। इस तरह क्वेश्चन बार बार रेलवे पूछता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक आयरन हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी करता है, इलेक्ट्रिक केटल भी करता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 वर्किंग ऑफ फैन। वर्किंग ऑफ फैन जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप बिल्कुल आंसर तक पहुंच सकते हैं। Which of the following used to detect cracks and flaws in metal blocks? तो इसका सही जवाब है ये है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो अल्ट्रासाउंड को जो है इससे यूज किया जाता है टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। अगर कोई मेटल ब्लॉक में अगर क्रैक्स हैं, फ्लॉज हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से जो है अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है जिसकी वजह से ये डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई क्रैक्स या फिर फ्लॉज जो है इस मेटल ब्लॉक में प्रेजेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ साउंड वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। ये क्वेश्चन रिसेंटली कोई एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है हमने। जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसेंटली उस तरह क्वेश्चन भी यहाँ पे डिजाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि एग्जाम बाकी सारे एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह का ट्रेंड्स जो है बाकी सारे एग्जाम भी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो है इस क्वेश्चन भी कवर किया गया है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ साउंड जो है इसे जो है बेसिकली हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे जो है इसे रखा गया है। साउंड ऑफ साउंड डैश एज इट पासिस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज। अगर हम साउंड देखें सबसे फास्टेस्ट ये जो है सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करते हैं, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में। तो अगर साउंड जो है अगर ये सॉलिड से गैसियस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा था कि ये जो 1000 क्वेश्चन आपने बेस्ट क्वेश्चन लिया है इसका एक बुकलेट बना दे और ये पूरा 1000 क्वेश्चन हमें दे दे कम से कम रेट में। इसलिए हमने एक कोशिश किया है कि इसका बुकलेट बना दिया, जो 1000 बेस्ट जनरल साइंस का जो ये बुकलेट है इसे बना दिया गया है और सबसे कम रेट में लॉन्च किया है। सिर्फ 40 रुपीज़ में लॉन्च किया है। हम चाहते तो इसे 100 रुपीज़ में भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हम चाहते कि हर एक स्टूडेंट जो इन बुकलेट को ले, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है। पूरा यहाँ पे 2 से 3 महीने हमने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है, 4 महीने टोटल लगे हैं बुकलेट को बनाने में। इस वजह से जो है
हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो कि आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है वो जो है इस बुकलेट को जरूर ले, क्योंकि इस बुकलेट में बेस्ट आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा। आंसर हमने वहाँ पे मार्क कर दिया है, वीडियो साथ में आप देखते रहे तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये बुकलेट जरूर लें। पूरा 1000 क्वेश्चन जो हमने बनाया है 10 वीडियो में हमने कवर अप किया है, तो उसका एक बुकलेट बना दिया है, पूरा 1000 क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। 40 रुपीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम निकालना है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 25 मार्क्स का जनरल साइंस आने वाला है, इसीलिए जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकता था 1000 जो हमने सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो बनाया है, ये बनाया है। इस बुकलेट को जरूर ले लेना ताकि आप क्वेश्चन भी देखते रहे, कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर अप कर सकेंगे। वीडियो भी देखते रहें, साथ में इन सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से एनालिसिस करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लें। तो ये बुकलेट को लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे आप 40 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद जो है आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दे, नाम, फोन नंबर, मेल आईडी आप जब दे रहे होंगे तो सही मेल आईडी देना, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो है ये फाइल आपके मेल आईडी में आ जाता है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन जो है ये जनरल अवेयरनेस से भी आने वाला है। तो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यूज जो है इसे भी बिल्कुल आप ले सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हमने कवर अप किया, ये 25 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 25 रुपीज़ पे करते हैं तो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू का भी बिल्कुल आप ये बुकलेट ले सकते हैं। ध्यान रखना 25 मार्क्स का जो है जनरल साइंस आने वाला है, इसके अलावा जो है 20 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यूज का जो बुकलेट है इसे भी आपके लिए बना दिया गया है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग लेने से बेहतर है कि आप दोनों एक साथ ले लें। 1000 बेस्ट जनरल साइंस का जो बेसिकली एमसीक्यू है साथ में आंसर, और यहाँ पे 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का जो एमसीक्यू है साथ में आंसर। आंसर यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, आंसर वहाँ पे मार्क कर दिया गया है कि कौन सा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको वीडियो में आके पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम टाइम में अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, 1000 अगर जनरल साइंस का बेस्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पास एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछते आया है उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है, उस सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद सारे इसी तरह क्वेश्चन को जो है इसमें फ्रेम करके डाला गया है। तो बुकलेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोशिश ये करना है कि ये कॉम्बो लिंक वाला जो बुकलेट है 60 रुपीज़ में अवेलेबल है, अलग अलग लेंगे तो ये 65 रुपीज़ पड़ेगा। बेस्ट रहेगा कि 60 रुपीज़ में दोनों बुकलेट आप बिल्कुल ले लें। तो जो भी हमने डिस्कशन करना था आपके साथ कर लिया है यहाँ पे। जो भी अगर आपको बुकलेट लेना है कम से कम टाइम में, अगर आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस अच्छा से प्रिपेयर करना है तो बुकलेट आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चॉइस आपका है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि ये बुकलेट आपको लेना ही है। बिना बुकलेट लेके भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टाइम में अगर आपको करना है तो बुकलेट आप बिल्कुल ले सकते हैं। बिना बुकलेट अगर नहीं लेना है तो वीडियो पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी बिल्कुल जा रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Which of the following is used to convert alternating current into direct current? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 रेक्टिफायर। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो रेलवे में जो सिलेबस दिया गया है, ये दिया गया है कि क्लास 10 तक पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी जो है रेलवे थोड़ा सा जो है अपर लेवल का पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहते हैं, 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए भी कवर अप कर दिया गया है। तो अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये जो है रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। For communication, elephant can make noises as loud as 103 decibel, but they often use low frequency sounds. Some of these pass from the ground. The sound is called. ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के कुछ एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन रिसेंटली ही पूछा गया था। तो इस साउंड को जो है इसे इंफ्रा साउंड कहा जाता है। जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है इसे इंफ्रा साउंड कहा जाता है, और इसी के थ्रू जो है एलिफेंट्स ये कम्युनिकेशन करते हैं। व्हाट अ ट्रांसवर्स वेव? तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है कि ट्रांसवर्स वेव होते क्या है तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव अगर हम देखें तो ये इस तरह के होते हैं, इस तरह के जो है ये वेव्स होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, तो इस तरह के होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ध्यान रखना ये इस तरह के होते हैं। तो दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2। इन दिस वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये बेसिकली इसका सही आंसर है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? इन दिस वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं ये इस तरह जो है ये ट्रैवल करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये इस तरह जो है ये ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, force of attraction applied between molecules of same substance is called cohesive force. Force of attraction applied between molecules of different substance is called adhesive force. नोट डाउन कर लें क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस पूछा रहा होगा तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स होगा, और यहाँ पे अगर सेम सब्सटेंस पूछा हुआ होगा तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स होगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 एक्सेलरेशन। ग्राफ बना लेते ताकि आसान हो आपको समझने में। यहाँ पे टाइम हो गया ये, और ये हो गया वेलोसिटी।
तो ये जो स्लोप है बेसिकली ये किसे इंडिकेट करता है, ये एसिलेशन को इंडिकेट करता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 एसिलेशन। एसिलेशन का थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लें ताकि आपको और ज़्यादा आसान हो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन और कोई ट्विस्ट करके पूछा जाए। तो एसिलेशन का जो डेफिनेशन है ये है एसिलेशन इज द रेट एट विच वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। तो ये जो है ये डेफिनेशन है एसिलेशन का। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ देन द लिनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी। तो लिनियर मोमेंटम सबसे पहले होता क्या है, लिनियर मोमेंटम इक्वल्स टू जो है ये होता है m इंटू वी होता है, m भी होता है। क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम मास को डबल कर दें तो 2m कर देते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी जो है ये m भी होगा, तो यहाँ पे जो है ये रिमेन अनचेंज होगा, यहाँ पे कोई चेंज आपको लिनियर मोमेंटम में देखने नहीं मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 रिमेन अनचेंज। तो इसी तरह का सिंपल अगर आपको फॉर्मूला भी पता है ना तो भी आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इसे आराम से कर सकते हैं। तो लिनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे अगर बॉडी को ट्रिपल कर दिया जाए, वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए, तो यहाँ पे आप पुट ऑफ करके देख सकते हैं कि लिनियर मोमेंटम में क्या चेंजेस आ रहा है। एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो है ये पॉसिबल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनर्शिया ऑफ मोशन बेसिकली अगर हम देखें, मान लीजिए एक स्प्रिंटर है फॉर एग्जाम्पल उसेन बोल्ट, ये अगर 100 मीटर दौड़ रहे हैं, 100 मीटर का लाइन क्रॉस करने के बाद जो है ये थोड़ा और आगे जो है ये दौड़ते हुए चले जाते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप सडनली रादर देन इट कंटिन्यूज टू मूव ओवर सम डिस्टेंस। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये सबसे जो है कम कहाँ पे होता है, ये इक्वेटर में सबसे कम होता है। क्योंकि यहाँ पे फिर से वही फार्मूला अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पे आराम से आप इसे जो है इसे इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है स्मॉल g इक्वल्स टू m बाय जी आर स्क्वायर, ये होता है बेसिकली इसका फार्मूला। तो ये आर स्क्वायर है। तो r जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा इक्वेटर में जो है, यहाँ पे अगर रेडियस देखें, यहाँ पे सॉरी अगर डायमीटर देखें तो इक्वेटर में डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेडियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम देखने मिलेगा हमें। इस वजह से जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सबसे ज़्यादा होता है। और पोल्स में जो है यहाँ पे अगर हम देखें पोल्स के नज़दीक जितने जाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे डायमीटर कम होगा, तो रेडियस भी यहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा, तो यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये सबसे ज़्यादा होगा। तो पोल्स में ज़्यादा होता है, इक्वेटर्स में ये कम होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी हैविंग सम मासेस। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसी वजह से जो है इसे हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट गिव्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी हैविंग सम मासेस। व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जीज। तो इसका जो टोटल एनर्जी है ये हरदम जो है ये कंजर्व रहता है, या फिर कह सकते हैं इट रिमेन कांस्टेंट। बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो बॉडी है ये हरदम कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से इसका जो सही आंसर है ये है रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है ये है इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नोट इज ए साउंड। तो नोट जो है, नोट एक क्वेश्चन ये बनता है, नोट के बारे में पूछा जाता है और टोन के बारे में पूछा जाता है। टोन के बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो नोट इज अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। तो नोट जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा जो है एक टोन भी पूछा जाता है जिसको हम आगे चल के कवर अप करेंगे, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने कवर अप किया है। तो ये नोट डाउन बिल्कुल कर लें, नोट इज अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। अर्थक्वेक प्रोड्यूस व्हिच काइंड ऑफ साउंड बिफोर मेन शॉक वेव्स। तो अर्थक्वेक जो है ये सबसे पहले कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है बिफोर द मेन शॉक वेव। तो इसका जो सही जवाब है ये है इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक जो है सबसे पहले जो है ये इंफ्रासाउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद जो है ये मेन शॉक वेव जो है इसके बाद आपको देखने मिलता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 इंफ्रासाउंड। वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज। तो फॉग अगर हुआ हो, अगर वेदर जो है ये फॉगी है तो इसके थ्रू जो है देखना क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो लाइट्स होता है ना ये स्कैटर हो जाता है, जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉग में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से जो है ये लाइट स्कैटर हो जाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से फॉग में जो है ये देखने में दिक्कत होता है। तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 लाइट स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। माउंटेन सिकनेस एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू। तो माउंटेन सिकनेस जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, इसी वजह से जो है यहाँ पे माउंटेन सिकनेस जो है बहुत सारे इंसान में जो है ये देखने आपको मिलता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि दो अलग अलग केसेस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बस नोट डाउन कर ले दोनों अलग अलग केस को, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर क्वेश्चन बने व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो इसका सही जवाब होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल।
ये जो है लो पोटेंशियल से लेकर हाई पोटेंशियल की ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बने व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम, तो इसका सही जवाब होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक करंट अगर देखें तो ये हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल की ओर जो है ये मूव करते हैं। तो दोनों केसेस को अलग अलग नोट डाउन जरूर कर लें। इफ साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ रिफ्रैक्शन, इस वजह से जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ये अनचेंज रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका सही जवाब है ये है ऑस्टेड। तो ऑस्टेड के द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली बना था कोई एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखना। इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ से नॉर्थ की ओर जो है ये मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट के अंदर है ये जो है साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर जो है ये मूव करते हैं। वाटर स्टोर्ड इन अर्दन पॉट बिकम कूल इन समर बिकॉज ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से जो है कूलिंग इफेक्ट जो है इवापोरेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है जो अर्दन पॉट में जो पानी रखा रहता है ये जो है ये कूल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किस तरह होता है ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। जैसे अर्दन पॉट है, जो मिट्टी के जो घड़े बनाए हुए होते हैं, इसमें छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं, बहुत सारे टीनी होल्स होते हैं, जिसमें से वाटर धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा वाटर जो है ये सीप होता है, और ये वाटर जब इवापोरेट होते हैं इसके वजह से जो है ये कूल जो है ये वाटर हो जाता है। क्योंकि इवापोरेशन जो है अगर देखें तो इवापोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है। गॉस इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो गॉस जो है ये किसका बेसिकली क्वांटिटी है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका जो है ये क्वांटिटी है, इसका जो है ये यूनिट है, हम ये कह सकते हैं। नो करंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्जेस ऑफ बॉडी इफ दे हैव द सेम। देखिए करंट जब भी फ्लो होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, सेम पोटेंशियल हो, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल है तो यहाँ पे करंट का भी फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। राइट हैंड थंब रूल वाज गिवन बाय, तो राइट हैंड थंब रूल जो है किनके द्वारा दिया गया है, सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, फ्लेमिंग इसका सही जवाब दे के आते हैं। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 मैक्सवेल। तो ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना राइट हैंड थंब रूल पूछा गया है, ये जो है मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ये राइट हैंड थंब है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये देखें ये थंब जिसके और है ऊपर की ओर है, तो ये जो है क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो हमने उंगली मोड़ रखा है इस तरफ, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की ओर जो थंब है ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो उंगली जो मुड़े हुए हैं ये किसका डायरेक्शन जो है शो कर रहे हैं, ये जो है डायरेक्शन शो कर रहे हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये थंब को मान लीजिए डिसलाइक जैसे करते हैं, वो ऐसे भी कर दें तो भी जो है डायरेक्शन ऑफ जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको लाइक करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कहाँ पे स्ट्रांग होता है, ये जो है अगर हम देखें तो ये पोल्स में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। पोल्स में स्ट्रांग क्यों होते हैं, अगर हम देखें पोल में इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, पोल्स में जो है सबसे ज़्यादा ये क्लोज होते हैं, इस वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये स्ट्रांगेस्ट होते हैं कहाँ पे, पोल्स में। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स जो है इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज मसल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स, इस वजह से जो है इसे कॉन्टैक्ट जो है इसे फोर्स कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्टिकल डेंसिटी। इसे जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के तौर पे भी जो है इसे टर्म्स पे भी इसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, तो इसे जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी हम कह सकते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा बेसिकली मीडियम ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, ये कैसे पता चलता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। कोई भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसके में अगर आपको कंपेयर करना है कौन सबसे ज़्यादा जो है डेंसर है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जो है यहाँ पे डेंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका सही जवाब है ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे काम करता है। और भी एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर, और एग्जाम्पल है माइक्रोफोन। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये क्लास 10 में इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसका एप्लीकेशन भी आप याद रखते हैं तो भी सफिशिएंट है आपके लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल
एंड EMF इज इंड्यूस्ड व्हिच देन प्रोड्यूस ए इंड्यूस्ड करंट। ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है। तो जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे जो है इस पे ही बेस्ड हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड। तो मान लीजिए कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसका सेंटर को हम क्या कहते हैं? उसका सेंटर को हम पोल कहते हैं। सिंपल चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हमने आपके लिए फ्रेम जो है किया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 पोल्स। द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सारे इक्वेशन को याद रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो है इसका ये सही जवाब है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो है ये इक्वेशन है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? सभी को पता है न्यूटन होता है। तो न्यूटन किसे कहा जाता है? न्यूटन जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जो है ये न्यूटन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे न्यूटन ना देके यहाँ पे ये यूनिट दे दिया जाएगा आपको, और इसका सही जवाब है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन जो है ये कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट सेस्मिक वेव, तो इनमें से कौन सा जो है फास्टेस्ट सेस्मिक वेव है? तो इसका जो सही जवाब है ये है प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव जो है अर्थक्वेक में अगर हम देखें बहुत सारे वेव्स होते हैं, तो प्राइमरी वेव जो है ये फास्टेस्ट जो है ये सेस्मिक वेव है, और इसे जो है सबसे पहले इसे डिटेक्ट किया जाता है सिस्मोमीटर में, इसे सबसे पहले जो है डिटेक्ट किया जाता है। इसका स्पीड क्या है? 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड जो है इसका स्पीड है। प्राइमरी वेव को पी वेव के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में अगर आप एग्जाम में देखें तो पी वेव्स भी लिखे हुए होंगे, तो कंफ्यूज मत होना, पी वेव भी उसका सही आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम, तो सोलर पावर सिस्टम से इनमें से कौन सा रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है यह है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट भी इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन जानना जरूरी है। इस तरह क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के ऊपर में जो है ये अगर हम देखें सोलर पावर सिस्टम जो है इसे बनाया गया है। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल, इट इज नोन एज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, लेकिन हाँ दो अलग अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को लिया जाता है और फिर यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Which earthquake wave involved in transverse displacement, तो ट्रांसवर्स वेव जो है इसे ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो है इनमें से कौन सा वेव जो है ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व है? तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो एस वेव। एस वेव बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव जो है ये होता है। पी वेव के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसी तरह एस वेव भी जो है ये होता है, और सबसे डिस्ट्रक्टिव जो होता है ये शायद एल वेव होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जरूर देख लेना, आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सबसे पहली बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इसका डेफिनेशन भी आपको पता है, किससे रिलेटेड है ये आपको अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे आराम से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आराम से आप जो है यहाँ पे सही आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे आसान भाषा में अगर हम देखें, मान लीजिए एक टब है, वाटर उसमें फुल है, अब अगर टब के अंदर जाते तो जो आपका बॉडी का वेट है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा टब से, ठीक है। ये बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? ये वाटर से रिलेटेड है, ये लिक्विड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन, ये सारे जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लेकिन डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन विंग्स जो है ये बेस्ड नहीं है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन विंग्स, ये इसका सही जवाब है। रेलवे इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता, देखा जाता है कि स्टूडेंट क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट कर जो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जो करते हैं वो इसे बिल्कुल यहाँ पे आराम से आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। व्हिच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट भी हम आपको दे देते हैं, और यहाँ पे जूल्स लॉ को थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे रेजिस्टिव हीटिंग भी कहा जाता है, नोट डाउन करें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे रेजिस्टिव हीटिंग भी कहा जाता है। तो रेजिस्टिव मटेरियल जो है अगर प्रेजेंट है तो इससे जो है बिल्कुल हीट प्रोड्यूस होगा। आयरन में जो है टंगस्टन प्रेजेंट होता है, फ्यूज में भी जो है थोड़ा सा रेजिस्टिव मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है, बल्ब में जो है ये भी अगर फिलामेंट देखें ये भी थोड़ा सा रेजिस्टिव मटेरियल होता है। तो ये सारे जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है बेसिकली इसे जो है रेजिस्टिव हीटिंग इसलिए कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर व्हिच गिव राइज टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी के वजह से जो है क्या होता है, हीट जनरेशन जो है ये होता है। The material through which object can be seen but not clearly are called dash material। तो मटेरियल जिसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट तो देखा जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता है, तो इन्हें जो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल बेसिकली कहा जाता है। जैसे बटर पेपर हो गया,
बटर पेपर के थ्रू जो है क्लियरली जो है किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम देखें और एग्जांपल फ्रॉस्टेड ग्लास जो हो गए, ये सारे जो है एग्जांपल हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पे मेजर करता है? ऑन लैंड, इन वाटर, इन स्पेस, अंडर वाटर। तो इसका सही जवाब है ये है अंडर वाटर। तो सोनार जो है अंडर वाटर में जो है ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक के थ्रू जो है ये मेजर करता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विच एनर्जी ऑफ विंड डज ए विंड मिल यूज? तो कौन सा एनर्जी यूज किया जाता है? तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली यूज किया जाता है विंड मिल में। अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ द मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये मोशन की वजह से होता है। तो विंड मिल में क्या है, जो ब्लेड्स होते हैं ये कैसे मूव करते हैं? विंड के थ्रू जो है मूव करते हैं। तो यहाँ पे मोशन के वजह से जो है यहाँ पे जो एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट होता है। तो किसके वजह से होता है? ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई डिटेक्टर मशीन? लाई डिटेक्टर मशीन आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, ऐसे रियलिटी में तो बहुत कम जो है ये देखने मिलता है, लेकिन बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को ही बेसिकली जो है ये लाई डिटेक्टर मशीन जो है ये कहा जाता है। ये स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जो है इसे बेसिकली मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस, और फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट जो है इसे बेसिकली वेट कहा जाता है। वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, तो इसे बेसिकली मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना वाट जो है ये होता है, कितने वाट होते हैं? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, 476 वाट्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, नोट डाउन जरूर कर लेना। डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर। तो ये जो है थर्मल एक्सपेंशन के वजह से होता है। समर के दौरान जो है ये मेटल्स अगर हम देखें थोड़ा सा हीट के वजह से जो है ये एक्सपेंड होते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है ये बेसिकली जो है आपको जो है ये देखने मिलता है। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम ऑफ वेट जो है ये इक्वल्स टू कितना न्यूटन होता है? इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, 9.8 न्यूटन जो है ये होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कवर अप किया है। 2 ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। तो 2 अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये रिपल्सन अगर दिखने मिल रहा है इसमें, तो ये बेसिकली किस वजह से हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, इधर ए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है ये होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट गलती करके आते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे देके आते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर को बेसिकली वोल्टेज कहा जाता है। देखिए किस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का जो है ये वोल्टेज कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट कार टायर्स? तो कार टायर्स जो है इनमें जो है अगर आप देखें टाइम के साथ जो है ये घिस जाते हैं, ये हो जाता है, फिर चेंज करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये जो टायर्स हैं या फिर आप जो शू पहनते हैं इसका जो सोल है ये घिस जाता है। ये फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज, तो ऑयली फ्लोर में जो है चलना मुश्किल क्यों होता है? तो ऑयली फ्लोर में जो है ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज वेरी लेस, इसके वजह से जो है चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है और इसका सही जवाब देना है। फ्रिक्शन मान लीजिए पूरा रिड्यूस कर दिया जाए तो वहाँ चलना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो रोड्स हैं इनमें अगर आप देखिए तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए जो है इसे रफ बनाया जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो कार में अगर ब्रेक लगाया जाए तो ये जो है स्किट होकर और आगे चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से जो रोड्स हैं इन्हें जो है बेसिकली थोड़ा रफ बनाया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर है ये है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली जिसे हम वेट कहते हैं। ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस एंड सनसेट इज डिलेड बाय अबाउट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान रखना, रिसेंटली कुछ एग्जाम में बने थे। तो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस बाय 2 मिनट एंड सनसेट इज डिलेड बाय 2 मिनट। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मिनट। तो 2 मिनट का जो है यहाँ पे डिले होता है सनसेट और सनराइज में। साउंड इज ए काइंड ऑफ, तो साउंड क्या है बेसिकली? साउंड इज ए काइंड ऑफ, अगर हम देखें इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। साउंड जो है इट इज कॉज व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं तब जो है ये साउंड क्रिएट होता है। तो साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। द साउंड इन ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड, तो ऑडिबल रेंज में जो साउंड होता है इसे हम कौन सा साउंड कहते हैं? इसे सोनिक साउंड कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे बेसिकली सोनिक साउंड जो है ये कहा जाता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड,
तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन करना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, आगे चलकर आपको देखने मिल सकता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसी वजह से ये भी आपको नोट डाउन करना है कि 1 हर्ट्ज जो है इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड जो है ये होता है। ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमने लिख रखा था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज, ऐसा यूनिट इसका है 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। इसे नोट डाउन जरूर कर लें। द रेटिंग फॉर इस फ्यूज यूज्ड इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका जो रेटिंग जो है जो दिया जाता है बेसिकली अगर हम देखें तो रेटिंग कौन से बेसिस में दिया जाता है, तो रेटिंग जो है ये करंट के बेसिस में जो है ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेम द लॉ इन फिजिक्स व्हिच स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन से लॉ के थ्रू जो है ये डिफाइन किया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 एवोगैड्रो लॉ। सिंपल डेफिनेशन से भी बार बार हमने आपको बताया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब में बताया, ये पार्ट 5 चल रहा है। सिंपल डेफिनेशन से रेलवे बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इन सारे लॉज का जो है सिंपल डेफिनेशन भी याद रखना है। ठीक है, वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट पर सेकंड, ये ध्यान रखना। वेबर जो है किसका ऐसा यूनिट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। तो इसका सही जवाब है ये क्या है, ये है ऑप्शन नंबर 2, वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। तो वोल्ट पर सेकंड जो है ये 1 वोल्ट पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 1 वेबर पर सेकंड, ये आप नोट डाउन करें। और वेबर जो है ये किसका ऐसा यूनिट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है ये क्या है, ये मोल है। क्लास 9 के एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और क्लास 9 के एनसीईआरटी में ये दिया भी गया है। डैश इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो इसे बेसिकली क्या कहते हैं, इसे जो है फोर्स कहा जाता है। ठीक है, फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 फोर्स। आपने जरूर पढ़ा होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है इसे डिफाइन किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का इसमें से सबसे जो है करेक्ट डेफिनेशन कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल। तो इसका जो है ये सही आंसर जो है ये है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे जो है ये कंजर्वेटिव जो है ये फोर्स हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक एग्जांपल है ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और भी कुछ एग्जांपल अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। ये फ्यूज प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम, तो फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को किससे बचाता है, ये जो है ओवरलोडिंग से जो है ये बचाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फॉर ए वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो अगर हम वेवलेंथ को डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, तो इससे जो है हमें क्या मिलेगा, इससे जो है हमें वेव वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ, ठीक है, बाय टाइम पीरियड, ये आप नोट डाउन कर लें। न्यूमेरिकल अगर यहाँ से बने तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आगे चल के हम 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, ताकि न्यूमेरिकल्स भी हो जाए आपका, साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ पे कवर अप किया गया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टॉर इज ए यूनिट ऑफ, तो टॉर जो है ये किसका यूनिट है, अगर हम देखें टॉर जो है ये प्रेशर का जो है ये यूनिट है। 1 टॉर इक्वल्स टू कितना पास्कल होता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो 1 टॉर इक्वल्स टू 133.32 पास्कल होता है। नोट डाउन करें, 1 टॉर इक्वल्स टू 133.32 पास्कल ये होता है। तो टॉर्क किसका यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है। If two forces act on an object from opposite direction, then the magnitude of net force acting on it is dash of magnitude of two forces. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, अगर दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर ये एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स क्या होगा, तो ये होगा दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसका डिफरेंस। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंस। Which of the following type of mirror show lateral inversion of light, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, जब आप सामने खड़े होते हैं प्लेन मिरर में, थोड़ा सा फिनोमेना को डिस्कस करते हैं ताकि समझने में आसान हो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ये वीडियो। तो फिनोमेना अगर हम इसे डिस्कस करें तो लेफ्ट साइड क्या होता है, ये राइट साइड जो है आपको दिखता है और राइट साइड जो है ये लेफ्ट साइड दिखता है। रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर जो है इस वजह से ये होता है, तो इसे जो है लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट जो है ये कहा जाता है अगर प्लेन मिरर के सामने आप जब खड़े होते हैं तो। द लॉ एक्सप्लेन अबाउट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये एक्सप्लेन करता है अबाउट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, जो समुंदर में जो ओशंस में जो टाइड्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, ये जो है मून का ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो है ये होते हैं। द टू एंड फ्रो
और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म मैच। तो इसे क्या टर्म दिया गया, इसे जो है वाइब्रेशन जो है इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज वेयर एज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड डैश इमेज। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 रियल एंड वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ये आपको पता है। जो इमेज जो स्क्रीन में फॉर्म नहीं किया जा सकता है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज वेयर एज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वॉइस ऑफ ए मैन इज हैवी एज कम्पेयर टू वुमेन बिकॉज। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है ये ज़्यादा लंबा होता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे मेल का जो अगर हम देखें या फिर मैन का जो यहाँ पे वॉइस होता है ये थोड़ा सा जो है ये हेवी होता है। और ये पीच पे भी डिपेंड करता है। पीच अगर हम देखें तो ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है और यहाँ पे मेंस का जो है ये कम होता है। तो वोकल कॉर्ड जो है ये लॉन्गर होता है, जिसके वजह से जो है मैन का जो है यहाँ पे जो वॉइस होता है ये थोड़ा हेवी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव, इनमें से कौन सा जो है ये मैकेनिकल वेव है। तो इसका सही जवाब है ये है साउंड वेव। साउंड वेव जो है इसे मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे नीड मटेरियल और मीडियम टू प्रोपागेट, इस वजह से जो है इन्हें जो है बेसिकली मैकेनिकल वेव कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 साउंड वेव। साउंड वेव जो है इन्हें कोई मीडियम चाहिए, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये जो है प्रोपागेट कर सके, इस वजह से जो है इन्हें मैकेनिकल वेव कहा जाता है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है तो ये क्या होगा, ये मोशन में होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ये मूविंग होना चाहिए तभी जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये पोज कर रहा होगा। इन द रेटिना ऑफ आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल इज कॉल्ड। तो रेटिना आई जहाँ पे सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं होता है तो इस एरिया को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे जो है ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना, इसे ब्लाइंड स्पॉट जो है ये कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कह सकते हैं जो एयर प्रेशर है ये किस वजह से होता है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है ये होता है। If light fall perpendicular on a plane mirror, what will be the angle of incidence in which it will be reflected? तो इसका सही जवाब है ये है 0 डिग्री। अगर लाइट परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, इसमें परपेंडिकुलर अगर लाइट फॉल हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ये होगा 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल इसका सही जवाब है 0 डिग्री। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन सीमेंस। तो इनमें से किसे जो है सीमेंस में मेजर किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है इसे सीमेंस में मेजर किया जाता है। एन आउल कैन सी क्लियरली एट नाइट बट नॉट डे टाइम बिकॉज इट हैज़। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 मोर रॉड्स एंड फ्यू कोन सेल। तो इनमें जो है रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और कम जो है कोन सेल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो है ये नाइट में जो है ये लो लाइट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा से जो है इनका आँख काम करता है। अगर ह्यूमंस में देखें तो कोन सेल ज़्यादा होते हैं और रॉड सेल जो है ये कम होते हैं। ए कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर विल ओवरफ्लो इफ द टेम्परेचर इज। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये है अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो ये ओवरफ्लो जो है ये हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम इसे हीट करते हैं या और ज़्यादा कूल करते हैं, क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम किस में होता है 4 डिग्री सेल्सियस में है, और ज़्यादा कूल करेंगे तो टेम्परेचर जो है और ज़्यादा लो चला जाएगा, और ज़्यादा हीट करेंगे तो और ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन से यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, बस सिंपल आपको यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में भी कोई दिक्कत ना हो। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन कॉजेज ए ट्रॉली टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्क कितना किया गया। तो वर्क डन इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना, W इक्वल्स टू जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F इनटू D। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें। फोर्स कितना दिया गया है 50 न्यूटन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है 30 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है 30 मीटर ये दिया गया। तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि जो भी यूनिट आप देख रहे हैं ये वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू मूव ए स्मॉल ट्रक डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, व्हाट इज द साइज ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या आपके पास प्रेजेंट है, 12,000 जूल वर्क प्रेजेंट है, ठीक है,
डिस्टेंस आपको प्रेजेंट है, तो वही सेम ही फॉर्मूला लगेगा। W इक्वल्स टू हमने अभी क्या बोला था, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालने बोला है, साइज ऑफ फोर्स निकालने तो आपको पूछा गया, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, W/D हो जाएगा, ठीक है। F इक्वल्स टू W/D हो जाएगा, सिंपल है। कितना है, अगर हम वर्क देखें तो ये जूल में दिया गया है 12,000 जूल डिवाइडेड बाय 80 मीटर, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ये होगा 150 न्यूटन जो है इसका सही जवाब होगा। सिंपल है, बस आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हेयर ड्रायर ट्रांसफर्स 48,000 जूल ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ हेयर ड्रायर। तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला होता है नोट डाउन करें, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम होता है, ठीक है। पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम होता है, ये नोट डाउन कर लें। वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन किस में होता है, जूल में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड्स में होता है, ठीक है। पावर किस में होता है, वाट में होता है, ठीक है। ये सारे ऐसा यूनिट बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है हेयर ड्रायर जो है ये कितना 48,000 जूल जो है ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क कितना है, तो ये है 48,000 जूल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, टाइम किस में है, सेकंड्स में है, लेकिन यहाँ पे मिनट्स में दिया गया, तो 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 मिनट, 120 सेकंड्स, रियली सॉरी 120 सेकंड्स। तो यहाँ पे सिंपली आपको डिवाइड कर देना है 48,000 डिवाइडेड बाय 120, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 400 वाट्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 400 वाट्स। सिंपल यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया जा रहा है, किस तरह करना है वो बता दिया जा रहा है, पुट अप करें आ जाएगा, और ये सारे फॉर्मूला को अच्छा से याद रखें। ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो ए पॉइंट इन 2 मिनट्स। सबसे पहली बात अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि करंट जो है 1.5 एम्पियर का करंट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना कूलम ऑफ चार्ज जो है फ्लो हो रहा है ये पॉइंट इन 2 मिनट, तो एक पॉइंट से कितना कूलम ऑफ चार्ज जो है फ्लो हो रहा है 2 मिनट में। तो इसका एक फॉर्मूला आप नोट डाउन करें, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम होता है, ठीक है। चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, क्यू इक्वल्स टू चार्ज जो है इसे क्यू से डिनोट किया जाता है, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम ये होता है। चार्ज को कूलम में जो है ये हम बेसिकली मेजर करते हैं, करंट जो है बेसिकली जो आई है इसे एम्पियर्स में किया जाता है, और टाइम जो है इसे सेकंड्स में किया जाता है। कितना दिया गया है यहाँ पे, कितना एम्पियर्स दिया गया है, करंट 1.5, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है ये ध्यान रखना टाइम जो है सेकंड्स में नहीं दिया गया, कन्वर्ट कर देना है इंटू 60 कर देना, 120, 1.5 इंटू 120 कितना हो जाएगा 180 कूलम, इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 180 कूलम्स। रियली सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत लेंदी हो गया वीडियो, इसलिए थोड़ा वॉइस यहाँ पे बैठ जा रहा है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करेंगे, सारे क्वेश्चंस को कवर अप यहाँ पे जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच करंट फ्लोज व्हेन 40 कूलम पासिस डाउन ये वायर इन 8 सेकंड। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे करंट पूछा गया है तो I इक्वल्स टू Q/T हो जाएगा, सिंपल है। क्या दिया गया 40 कूलम्स दिया गया है, चार्ज तो 40 कूलम्स दिया गया है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया 8 सेकंड दिया गया, तो 40 डिवाइडेड बाई 8 5 एम्पियर यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, टोटल करंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है, बस यहाँ पे आप फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करें। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 2 कूलम चार्ज शिफ्ट 8 जूल। तो एक बात ये ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एनर्जी बाय चार्ज होता है, नोट डाउन करें, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे हम V से डिनोट करते हैं, एनर्जी को मान लीजिए हम E से ही डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी बाय चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज शिफ्ट 8 जूल। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे चार्ज भी दे दिया गया है, चार्ज कितना है 2 कूलम्स है, और यहाँ पे एनर्जी कितना दिया गया है 8 जूल, जो है वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एनर्जी 8 जूल यहाँ पे दिया गया है, तो सिंपली है 8/2 कितना हो गया 4 वोल्ट जो है इसका सही आंसर आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो वैल्यू है उन्हें पुट डाउन कर देना है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन 12 कूलम्स ऑफ चार्ज मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, अभी हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एनर्जी बाय यहाँ पे चार्ज होता है। तो एनर्जी अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो है ये हो जाएगा चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 3 इक्वल्स टू 36 जो है जूल, इसका सही आंसर होगा। फॉर्मूला आपको बता दिया जा रहा है, सिंपली आप उसमें पुट डाउन करें तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सही आंसर तक आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल फार्मूला है, V ओम्स लॉ यहाँ पे आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो ओम्स लॉ आपको सिंपली लगा देना है। तो V इक्वल्स टू
I इंटू आर होता है, ठीक है। ये है ओम्स लॉ, यहाँ पे डिस्कस हम कर लेते हैं। तो I कितना दिया गया 8 और R रेजिस्टेंस कितना दिया गया 40 ओम्स, तो 8 इंटू 40 320 वोल्ट जो है इसका सही आंसर जो है ये होगा, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर लगा दें, सिंपल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपके निकल जाएगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंपोनेंट इफ 15 वोल्ट कॉजेज ए करंट ऑफ 3 एम्पेयर टू फ्लो थ्रू इट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 15 वोल्ट, करंट दिया गया है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे अगर तो R इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो जाएगा 5 ओम्स, ठीक है। तो इसे भी बिल्कुल वही V इक्वल्स टू आई आर, वही ओम्स लॉ लगाना है और सिंपली यहाँ से आपको निकाल लेना है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इफ 8 क्यूब मीटर ऑफ इट हैज मास ऑफ 3200 kg। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। नोट डाउन करें, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को हम P से डिनोट करते हैं, मास को M से और V को वॉल्यूम को V से, ठीक है। और किस में मेजर किया जाता है ये भी ध्यान रखना, मास जो है kg में, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में, और यहाँ पे डेंसिटी जो है यह किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है ये पूछा गया है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, इसको हम सिंपली है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी इस तरह मेजर करते हैं। तो मास कितना दिया गया है 3200 kg डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, 8 जो है टोटल क्यूबिक मीटर जो है ये वॉल्यूम दिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 400 kg पर मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है ये है 400 kg पर क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब इसका सही जवाब है। तो सिंपल फार्मूला को भी अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर तक आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। वीडियो यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देख लेना और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिए गए हैं जहाँ पर जाकर आप 10 के 10 वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।